डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, आफ्टर ए गैप चलिए आज चर्चा करते हैं पॉलिटिकल थॉट ऑफ हाना आरेंट। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड थिंकर्स यदि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में है, जो कि काफी चीजों को टच करती हैं, जिनको आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि वो लिबरल है, रिपब्लिकनिज्म है, या लेफ्ट है, राइट है, या वो फेमिनिस्ट है। यू कैनॉट कीप, इसका इतना वाइड रेंजिंग है। और ये एग्जामिनेशन में काफी पॉपुलर है, जैसे जॉन रॉल पॉपुलर है वैसे ही आ, यदि उस लिहाज से देखिए तो 20th सेंचुरी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर के रूप में आप इनको ले सकते हैं, जॉन रॉल के साथ। सो ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इनके पूरे को तो एक ही वीडियो में टच करना जो है बेईमानी होगी, लेकिन मैंने टच किया है टोटलिटेरियनिज्म, ह्यूमन कंडीशन, जो उनकी जो जो मैग्नस ओपस है, वो उस पे जो थॉट हैं, पावर एंड वायलेंस के जो उनके थॉट हैं, एक्शन एंड क्रूरटी के हैं, पेनल्टी ऑफ इविल हैं। चलिए इन सबको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले लाइफ एंड टाइम चलिए उनका देखते हैं, जो एक तरह की बायोग्राफी आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही कंसाइज। यदि ये स्लाइड बहुत क्लटर्ड है तो सॉरी फॉर दैट, मैं एक स्लाइड में रखना चाहता था। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनका जन्म जो है लिंडन जर्मनी में होता है 1906 में। और उनके जो फादर होते हैं वो इंजीनियर होते हैं। उनका पूरा परिवार सेकुलर है, जर्मन ज्यूज है, यहूदी थे ये। आप समझिए कि उस समय में यहूदी होकर के जर्मनी में पैदा लेना कितना खतरनाक था, जब आप बड़े हो रहे हो और हिटलर आ जाए। तो वही इनके साथ हुआ। इनके फादर का डेथ जो है उस समय हो गया जब वो केवल 7 साल की थी, लेकिन उनकी मदर जो है वो पॉलिटिकली बहुत प्रोग्रेसिव थी। वो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उस तरह से वो सोचने वाली थी। मतलब उनकी जो सोच थी वो सोशल डेमोक्रेटिक थी। पार्टी तो छोड़ दीजिए, बाद में तो नाजी पार्टी हो गई। उनकी जो एडोलेसेंट से ही जो है वो काफी ब्रिलियंट मानी जाती थी, चाइल्ड प्रोडिगी मानी जाती थी। उनको जो है प्यार हो गया था ग्रीक क्लासिक्स जो हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड ऑल। उनकी पुलिस के बारे में, आइडियल स्टेट पढ़ना एंड ऑल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एरिस्टोटल के थे, उसका उनका माइंड फिलोसॉफिकल हो चुका था। और बहुत ही इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस थी। और वो ना कन्फर्मिटी को डिसलाइक करती थी, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, उससे हट करके थिंक डिफरेंटली। वो उनका नेचर एडोलेसेंट में ही बन गया था जी। टी उनकी एजुकेशन जो है बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में हुई है। जर्मनी के बर्लिन में यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग जो है वो वहाँ की बहुत फेमस है। वहाँ पे वो जो है वो उनके टीचर जो हैं वो हेडेगर थे। तो मार्टिन हेडेगर, और हेडेगर उनसे 17 साल बड़े थे, लेकिन वो इतनी प्रभावित हुई, दोनों में एक रोमांटिक रिलेशनशिप हुआ जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो गया उस समय के समाज में, उस समय के इंटेलेक्चुअल समाज में। वहां बाद में उन्होंने डॉक्टरेट जो है हेडलबर्ग से, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग जो बहुत फेमस है जर्मनी में, वहां से उन्होंने 1929 में किया। आप समझिए कितना खतरनाक टाइम था। हिटलर जो है जस्ट आने ही वाले थे, यही समझ लीजिए। और उनके जो वहां पे गाइड थे वो कार्ल जैस्पर थे, वेरी फेमस थिंकर। उनसे भी बहुत प्रभावित हो रही। लेकिन उनसे उनका वो नाता नहीं रहा जो कि हेडेगर तो उनके एक तरह से कंपेनियन और साथी जैसे बन गए थे। तो उनकी जो पीएचडी थीसिस थी, कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि पीएचडी थीसिस क्या था। तो उनका था लव एंड सेंट अगस्टाइन। तो कैसे जो है प्यार के थ्रू आप गॉड को पा सकते हो। जो आप किसी से प्यार करते हो तो एक्चुअली आप जो है गॉडली, आप में एक भावना आती है, क्योंकि प्यार गॉड है। इस टाइप की बातें जो है, तो उन्होंने उनकी थीसिस का ये टॉपिक यही था, यही थीम था। और आप जान ही गए होंगे कि जब हेडेगर से इनका ऐसा नाता था, तो कैसे कितना ज्यादा प्रभावित होंगे, बहुत ज्यादा। और हेडेगर जो है वो एक सेतु के तरह थे फिनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म के बीच में। यदि ये दोनों शब्द आपको परेशान कर रहे हैं तो चलिए आगे एक एक लाइन में बताऊंगा। लेकिन वो मतलब एक तरह से दोनों के बीच में थे। कार्ल जास्पर से बहुत प्रभावित थी। इमैनुअल कांत से, जो मोरल फ्रीडम है एंड रिपब्लिकनिज्म, ये सब वहां से उन्होंने लिया। एरिस्टोटल से भी उन्होंने जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने वहां से लिया। रिपब्लिकनिज्म का भी सिविक वर्च्यू जो है, सिटीजनशिप एंड ऑल, वहां से लिया उन्होंने। सेंट अगस्टाइन तो आप देख सकते हैं उनके रिसर्च का टॉपिक तक था। एंड द ग्रीक पोलिस से वो बहुत प्रभावित थी कि कैसे वहां पे सिटीजन कैसे बिहेव करते हैं और कैसे हाउस होल्ड को पॉलिटी से अलग रखा जाता है, इस पे उनका काफी फोकस था। और वो फ्रीडम क्या है जो आपको सेल्फ गवर्नेंस के लिए प्रेरित करता है, जब आप अपने घर से बाहर निकल करके अपने सिटी स्टेट या अपने पोलिस या अपने स्टेट को खुद मैनेज करने की कोशिश करते हो।
तो वो चीजें जो है, दैट इज द सिटीजनशिप, दैट इज द फ्रीडम, जिसको रिपब्लिकन फ्रीडम कहते हैं। तो इन सब थॉट से वो प्रभावित थे। बाद में उनको वो होना ही था जो उनके साथ हुआ। सी वाज ग्रोइंग इन अ वेरी डेंजरस टाइम। तो 1933 में उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया कि आप तो नाजी के अगेंस्ट में, आप जो है, जो हिटलर का रूल है उसके अगेंस्ट में आप लिखती हो एंड ऑल। तो वो भागना पड़ा उनको। थोड़े दिन बाद वो जेल से छूट गई थी, लेकिन सी वाज वेरी क्रिटिक ऑफ हिटलर्स रूल, तो वो भाग गई फ्रांस में। लेकिन उनका पीछा हिटलर ने वहां भी नहीं छोड़ा। आपको पता है कि फ्रांस जो है वो हार गया जर्मनी से एक बहुत ही क्विक वॉर में, वर्ल्ड वॉर टू में, और फिर वहां जर्मनी का राज हो गया। तो वहां भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वहां भी वो जेल से भाग गई। सोचिए कितनी उनमें जीवटता थी। और वो भाग करके यूएसए चली गई, जो उस समय में जितने ज्यूस जाते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन से लेके और हाना अरेंट, सबका वो एक तरह से वो रक्षक था। तो वहां वो चली गई यूएसए में, वहां उनको सिटीजनशिप मिल गई 1951 में। नॉट ओनली सिटीजनशिप मिली, उनको कैरियर मिला। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, जो कि बहुत बड़ा है, वहां पढ़ाया। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वहां पहली वुमेन फुल प्रोफेसर बनी पॉलिटिकल साइंस की। फिर शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और न्यू स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाया। बाद में कई जगह जो है वो विजिटिंग प्रोफेसर रही पॉलिटिकल साइंस की। अपने को वो जो है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहना पसंद करती थी, ना कि फिलोसोफर। पता नहीं उनको फिलोसफी से, जैसे रूसो की तरह, उनको थोड़ा सा इस वर्ड से परेशानी थी, क्योंकि उनका मानना था कि फिलोसोफर जो है वो पॉलिटिक्स को हल्का करते हैं, और उनके लिए पॉलिटिक्स वाज द ग्रेटेस्ट एक्ट, नॉट दिस पॉलिटिक्स जो रियल पॉलिटिक है, सत्ता लेना, इलेक्शन जीतना। नो, वो पॉलिटिक्स जो दुनिया बदलती है, जो जो दुनिया को हमेशा के लिए चेंज कर देती है, जो ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल अच्छे के लिए बदल देती है, उस पॉलिटिक्स को वो अपने थ्योरी से जो है वो सींचना चाहती थी। उनकी जो फेमस कॉन्सेप्ट है, वो आगे तो मैं एक एक स्लाइड में बताऊंगा। क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी जो है वो उन्होंने दिया था, टोटलाइजेशन, सॉरी, टोटलिटेरियन रेजिम को एक्सप्लेन करने के लिए। इनफैक्ट उनकी जो पहली बुक थी वो ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म थी। तो उन्होंने जो हम लोगों को समझाया कि टोटलिटेरियन रेजिम क्या होता है, नाजी जर्मनी या स्टालिन का रसिया, वही हम लोग जो है अभी भी उसको उसी ढंग से समझते हैं। समझिए क्या उनका प्रभाव था। उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया टोटलिटेरियनिज्म को नॉर्मल मिलिट्री डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियन रूल से। इसके अलावा उन्होंने जो है ह्यूमन कंडीशन जो बुक लिखी, ये सबसे बड़ी उनकी बुक थी, और उसमें उन्होंने वीटा एक्टिवा, एक्टिव लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया, और उसके तीन जो है लाइफ के जो जो एक्शन हमारे होते हैं, या कल जो कर्म होते हैं, उसको तीन पार्ट में बांटा, लेबर, वर्क एंड एक्शन। अब ये वर्ड सब आपको इंग्लिश वर्ड पे मत जाइए, इसका कुछ डिफरेंट मीनिंग है उनके लिए, वो हम बताएंगे कि लेबर, वर्क और एक्शन का ह्यूमन लाइफ में, एक्टिविटी में क्या मीनिंग है। देन उन्होंने नेटालिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि ह्यूमन में एबिलिटी अजीब है, हमेशा न्यूनेस का। क्योंकि एक जो ह्यूमन जन्म लेता है, एक बच्चा जो जन्म लेता है, वो दुनिया को बदल सकता है, और बदला है अल्बर्ट आइंस्टीन, गांधी जी, बुरे के लिए हिटलर, स्टालिन, सब ने बदला है। एक बच्चा बदल सकता है। और ये जो न्यूनेस है, वो कभी ह्यूमन स्पेसीज में कम नहीं होती है, और ऑलवेज न्यू इनोवेट हो सकता है। मतलब न्यूनेस की जो फिनोमिना है, उसको उन्होंने नेटालिटी से डिनोट किया। बैनलिटी ऑफ इविल तो चलो बाद में बताएंगे, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। पब्लिक स्फेयर, उनका ये कहना था कि जो फ्रीडम है वो आपको तब मिल सकती है जब कोई एक पब्लिक स्फेयर हो, जहां पे कि एज ए इक्वल आप शामिल हो दूसरे अपने फेलो सिटीजन के साथ, और वहां अपने आइडेंटिटी को आप पहचाने और अपने विचारों को प्रकट करें, और उसके थ्रू जो है आप पॉलिटिकल एक्शन ले और दुनिया को बदलें, अपने राज्य को बदलें। ये यदि आपको मौका मिलता है तो आप फ्री हैं। तो वो पब्लिक स्फेयर है। बहुत ज्यादा ये जुर्गन हैबरमास से ये बात जो है मिलती है। प्लुरलिटी, उनका मानना ये था कि इतना ह्यूमन डाइवर्स है। ये अलग बात है कि हम सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे ही हमारा जो स्पेसीज होने के चलते एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, एक ही जैसा हमारा एक्टिविटी है, खाते पीते सोना सब एक जैसा है, लेकिन फिर भी हर इंडिविजुअल दूसरे से यूनिक है। ये जो डाइवर्स एंड यूनिकनेस है, वही न्यूनेस है, और वही इनोवेशन है, और वही दुनिया को वो दुनिया बनाती है जो अच्छा होता है। सो प्लुरलिटी को वो सपोर्ट करती है। यहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ हो जाती हैं। पावर को उन्होंने बहुत अलग ढंग से जो है डिफाइन किया, बहुत अलग। पावर का हम मतलब समझते हैं किसी दूसरे के ऊपर हमारा ऑथोरिटी है, कि हम उसको जो बोलेंगे वो करेगा। रॉबर्ट डहल ने जो कहा कि ए जो है बी को वो करने के लिए विवश कर सकता है जो अदरवाइज वो नहीं करता, तो ए का बी के ऊपर पावर है।
नॉर्मली हम लोग पावर को ऐसे समझते हैं, लेकिन इन्होंने पावर को कहा कि पावर को क्रिएशन है। मिल करके जब पब्लिक स्फीयर में, पब्लिक रियल में हम कुछ क्रिएट करते हैं, मिल करके थ्रू स्पीच, डायलॉग, कम्युनिकेशन, मारपीट करके नहीं, तो ये पावर है। और पावर जहां है वहां वायलेंस नहीं है, और वायलेंस जहां है वहां पावर नहीं है। इस तरह से उन्होंने बात की थी। उन्होंने पावर और ऑथोरिटी को भी अलग अलग किया था, बाद में हम लोग देखेंगे। और उन्होंने फ्रीडम को जो है, जो जो मॉडर्न ईसाया बर्ली ने निगेटिव फ्रीडम कहा, उससे बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि फ्रीडम का मतलब वो होता है जो मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया, कि आप पब्लिक स्फेयर में अपनी को अपनी आइडेंटिटी को एजर्ट करते हो, और एज ए सिटीजन आप पॉलिटिकल एक्शन में इन्वॉल्व होते हो, अपने अपने नेशन, अपने स्टेट, अपने पुलिस की किस्मत को बदलते हो, ह्यूमन की किस्मत को बदलते हो। और यदि इसमें आप इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आपको फ्रीडम है। ये फ्रीडम बहुत ज्यादा जो है वो फिलिप पेटिट को जो रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है वहां पे जाती है। तो सिविक वर्चू, रिपब्लिकनिज्म आप इनके थॉट में हमेशा देख सकते हैं। इनकी जो थॉट है, चूंकि ये जो प्रभावित रही हैं वो हेडेगर से रही हैं, जैस्पर से रही हैं, तो फिनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म इनके थॉट में दिखती है। अब ये क्या है, चलो यहाँ पे एक लाइन बता देता हूँ। एंड सिविक रिपब्लिकनिज्म भी दिखती है। फिनोमेनोलॉजी जो है, बहुत सिंपलेस्ट टर्म में ये समझो कि हम कैसे दुनिया, हम मीन्स कि एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन दुनिया को कैसे अंडरस्टैंड करता है। वो भीड़ को कैसे देखता है, लोनलीनेस को कैसे देखता है, सड़क को कैसे देखता है, पहाड़ पठार, लोग, स्टेट, राज, जो भी फिनोमिना है उसको कैसे हमारा कॉन्सियसनेस जो है वो हमारे दिमाग तक लाता है। यदि इस लेवल पे सोचो कि कैसे, मान लो कि एक पब में आप बैठे हुए हो और सब लोग जो है वहां पे कुछ कुछ बियर पी रहे हैं और पूरा चहल पहल है, ये है, और आप एकदम लोनली फील कर रहे हो, एकदम बिल्कुल अकेला तनहा फील कर रहे हो। क्यों आपने ऐसा परसीव किया, इतने भीड़ भड़के में आप तन्हा हो? दैट इज फिनोमिनोलॉजी। बिकॉज हमारा कंसियसनेस उस समय में हमको उस पब में जो है चीयरफुलनेस नहीं एहसास करा रहा है, लोनलीनेस एहसास करा रहा है। ये जो है, ये दैट इज फिनोमिनोलॉजी। हाउ, कैसे कंसियसनेस हमें किसी फिनोमिना को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। अब तुम सोचो कि हमारे बगल में कोई व्यक्ति बैठा है और उसको वो चर्पिनेस जो है इतनी खुशी दे रही है, और हमें वही जो है एक दूसरे व्यक्ति को वो चर्पिनेस जो है वो बिल्कुल लोनलीनेस का एहसास दिला रहा है। इसीलिए हर कोई जो है अलग अलग दुनिया में है, उसके लिए फिनोमेना उसके कॉन्सियसनेस का जो है आउटकम है। तो ये फिनोमिनोलॉजी है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इससे ही जुड़ा हुआ है, ये इसके आगे बढ़ता है कि जैसे मान लो लोनलीनेस आपको फिनोमिनोलॉजी के थ्रू आपने समझा कि लोनलीनेस है। हाउ विल यू डील विथ इट? क्या करोगे? उठ के चले जाओगे, या आप आपके बगल में जो व्यक्ति है उससे बातें करने लगोगे, या आप भी जो है बियर का ग्लास लेके और झूमने लगोगे और डांस करने लगोगे और आप उसमें घुल मिल जाओगे? क्या चॉइसेस है आपके लिए? कैसे इसको डील करोगे? मतलब आपकी जो ये प्रेडिकामेंट है, जो आपके एग्जिस्टेंस का प्रेडिकामेंट है, उसको कैसे डील करोगे? तो ये फ्रीडम, चॉइस एंड लाइफ के जो जितने चैलेंजेस हैं उसको कैसे डील करते हैं, मतलब जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो कैसे नेविगेट करता है लाइफ के चैलेंजेस को एक्चुअल में, नॉट ओनली थियोरेटिकल। दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। पहले मतलब एग्जिस्टेंस है, फिर हम अपने एग्जिस्टेंस को मायने देते हैं अपने चॉइस से, जो हमारे फ्रीडम से आती है एग्जिस्टेंशियलिज्म। जीन पॉल सार्ट्रे जो हैं, जो ग्रेटेस्ट थिंकर हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के। फिनोमेनोलॉजी आप जोड़ सकते हो हुसरेल से। एडमंड हुसरेल सबसे बड़े थिंकर थे, और जो हेडेगर सब इन दोनों के बीच में आते हैं क्योंकि ये दोनों मिले जुले हुए हैं। तो आप इनके थॉट में ना काफी ज्यादा फिनोमेनोलॉजी देखोगे। कैसे लोग थिंक करते हैं, कैसे थॉटफुलनेस होती है, कैसे कॉन्सियसनेस डेवलप होती है, क्या मीनिंग हम देते हैं चीजों को। ये चीजें काफी इनके थॉट में है। और सिविक रिपब्लिकनिज्म तो है ही। इनकी जो मेन क्रिएशन है ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म के अलावा, यहाँ मैंने उसको क्रम में सजाया है क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी आती है। 1958 में ह्यूमन कंडीशन सबसे बड़ी बुक इनकी। 1961 में बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। 63 में जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी इनकी बुक आइकमैन इन जेरूसलम, 1963 में ही ऑन रिवॉल्यूशन लिखती है, अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तुलना करती हैं। 1970 में ऑन वायलेंस लिखती हैं, जहां पावर एंड वायलेंस के बीच के डायकोटमी और म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस को दर्शाती हैं। एंड मरने के बाद इनका 77 78 में आता है द लाइफ ऑफ द माइंड। बहुत ज्यादा फिनोमेनोलॉजी एग्जिस्टेंशियलिज्म के थॉट को लेकर के है। दूसरा जो एनिकडॉट है, एक तो मैंने बता दिया कि फिलोसफर होने से, कहलाने से इनको परहेज था।
और उनका हेडेगर के साथ में जो है फ्रेंडशिप थी। बाद में पॉलिटिकल डिफरेंस हो गया था, हेडेगर ने जो है नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो इनको बहुत इस बात से तकलीफ हुई कि हमारे फ्रेंड ने कैसे ऐसा किया। तो दोनों के पॉलिटिकल विचार बहुत अलग हो गए थे, लेकिन फिलोसफिकल लेवल पे दोनों दोस्त बने रहे। यदि हम उनके जिस्ट देखें, ये 5-6 पॉइंट मैंने लिया है जो कि क्रक्स है उनके पॉलिटिकल थॉट का। मतलब इसको आप समझ सकते हो कि यही उनके पॉलिटिकल निचोड़ है। पहला वो फ्रीडम पे, जो कि बहुत ज्यादा फिनोमेनोलॉजी से आती है, एग्जिस्टेंशलिज्म से आती है। उनका कहना था कि आजादी क्या है? फ्रीडम बंद कमरे में एसी, लैपटॉप, टीवी और वाइन का ग्लास लेके एंजॉय करना नहीं है, जिसको हम निगेटिव फ्रीडम कहते हैं कि हमको कोई इंटरफेयर ना करे, जो जो ऑन लिबर्टी में मिल कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। नो, दैट इज नॉट फ्रीडम। उनका कहना है कि फ्रीडम जो है वो रियलाइज थ्रू एक्शन। अब ये जो वर्ड है तो आगे समझोगे, लेबर एक्शन एंड लेबर वर्क एंड एक्शन। एक्शन मतलब कि जब पब्लिक रियल में, पब्लिक स्फेयर में आप दूसरे इक्वल सिटीजन से इंगेज करते हो थ्रू स्पीच, डायलॉग, कम्युनिकेशन, और दुनिया को बदल डालते हो। को क्रिएट पावर आपके पास में आती है, को क्रिएशन की पावर, न्यूनेस की पावर, इनोवेशन की पावर, उसको हम एक्शन उन्होंने कहा। जैसे गांधी जी ने वो एक्शन किया और दुनिया को बदल दिया, उस टाइप की। So freedom is realized only through action. The unique human capacity to engage in public sphere में, and collectively start something entirely new, co-creation power. तो ये फ्रीडम है। ये बहुत ज्यादा रिपब्लिकन फ्रीडम से मिलता है, जो मैंने कहा फिलिप पेचिट का। पावर को उन्होंने डिफाइन किया, पावर इज क्रिएशन ऑफ न्यू बाय एक्टिंग इन कंसर्ट। जब मिल करके आप कुछ नया क्रिएट करते हो, दुनिया को एक कुछ अच्छे की तरफ ले जाते हो, दैट इज पावर। एंड वायलेंस जहां है वहां पावर नहीं है, पावर है तो वायलेंस नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। प्लूरिटी मैंने आपको बताया कि सब कितने मतलब सेम है, हम लोग ह्यूमन देखने में, अपने एक्ट में, अपने जो लेबर एक्ट है, जो नित्य क्रिया है, सब एक जैसे हैं, एक स्पेसिस, लेकिन कितने डिफरेंट हैं। मैंने बताया ना कि एक दो व्यक्ति पब में बैठा है और उसके लिए पब अलग अलग मीनिंग है। हर कोई अपने एग्जिस्टेंस का अलग मीनिंग रखता है, हर कोई सेपरेट दुनिया में इस तरह से जीता है क्योंकि उसके लिए दुनिया के फिनोमेना उसकी अपनी कॉन्सियसनेस की प्रोडक्ट है, ना कि कोई गिवन ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। सो प्लूरिटी जो है कि सब, ईच वन इज डिफरेंट एंड यूनिक होना, ये बहुत बड़ी ताकत है ह्यूमन स्पेसिस की। और नेटालिटी मतलब न्यूनेस, हर एक बच्चा जो है दुनिया को बदलने की ताकत लेके जन्म लेता है, और ह्यूमन स्पेसिस में हर समय ये न्यूनेस आते रहता है, यदि हम उसको मौका दें, उसको फ्रीडम दें, फ्रीडम ऑफ एक्शन, पावर, को क्रिएशन। टोटलिटेरियनिज्म पे उनके दो जो थॉट हैं, उनका ये कहना था कि टोटलिटेरियनिज्म कोई ऐसा ग्रैंड डिजाइन से कोई बहुत सोच समझ के जो है नहीं आई थी, या नहीं आती है कभी भी। ये क्या होता है, हिस्टोरिकली कुछ एलिमेंट जो है ना, वो क्रिस्टलाइज कर जाते हैं, जैसे पानी जो है क्रिस्टल हो के बर्फ बन जाते हैं ना, वैसे ही कुछ कुछ जो फिनोमेना है, लाइक जो कि फिनोमेना आइसोलेटेड होते हैं, लाइक एंटीसेमिटिज्म है, वो हेट्रेड है, रेसिज्म है, या कास्टिज्म है, एक्सक्लूसिवनेस है, इवन समटाइम नेशनलिज्म की जो, मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो फिनोमेना है, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना एक साथ जब एक ही साथ इकट्ठा हो जाए, तो वो टोटलिटेरियन रेजिम को जन्म दे देते हैं। टोटलिटेरियनिज्म उनका कहना था कि वो कैसे, मतलब क्या करती है, वो ना पहले, सबसे पहले पब्लिक रियल्म को खत्म कर देती है, आपका फ्रीडम को खत्म कर दिया, पब्लिक लाइफ खत्म। अब आप जो है आइसोलेटेड एटोमिस्टिक इंडिविजुअल हो, आपका पब्लिक लाइफ में को क्रिएट नहीं कर सकता, आपको पावर, आपको इमेस्कुलेट कर दिया, आपको सरकार जो बताएगी अपने प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया से, बस वही आपके लिए इंफॉर्मेशन है, और जैसा सरकार चाहेगी वैसा आप करोगे। आपके जीवन को पूरी तरह से ऑक्टोपस की तरह जो है टोटलिटेरियनिज्म जो है जकड़ लेती है, और आप प्रोपेगेंडा के शिकार होते हो, और आप फैक्ट और फिक्शन के बीच में आपको जो अंतर है खत्म हो जाता है, जो आपको सरकार बताना चाहती है बस आप आंख मूंद के उसको जो है बिलीव करते हो, ये यही आपकी लाइफ बच जाती है। मतलब bereft ऑफ एनी रियल ट्रू फ्रीडम, टोटलिटेरियनिज्म। और आपको थॉटलेसनेस में जो है ढकेल दिया जाता है, मतलब आप एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह बिहेव करने लगते हो। जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, नॉट पॉलिटिक्स ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनाव जीतना एंड गवर्नेंस, नो, उसको तो वो मुंडेन, उसको तो बिल्कुल बेकार मानती थी। उनका था पॉलिटिक्स मतलब इज ए रियल्म ऑफ फ्रीडम, को क्रिएशन, एक्शन, दुनिया को बदल देना थ्रू स्पीच, कम्युनिकेशन, डायलॉग, जो पब्लिक रियल में होती है, जो फ्रीडम के थ्रू होती है, जो पावर के थ्रू होती है, पावर ऑफ को क्रिएशन, वर्किंग इन कंसर्ट, ना कि रूल एडमिनिस्ट्रेशन। और बैनलिटी ऑफ इविल जो है बहुत उनका कंट्रोवर्शियल था।
इसके पीछे जो है एक छोटी सी एक लाइन का मैं बताता हूँ जो कि आप जानना ही चाहिए आपको। एडोल्फ आइकमैन करके एक ब्यूरोक्रेट होते थे, उनका भी फर्स्ट नेम एडोल्फ ही था, एडोल्फ आइकमैन, जो कंसंट्रेशन कैंप जो चलती थी जर्मनी में, उसके इंचार्ज थे। उन्होंने लाखों ज्यूज को मारने का उनके ऊपर आरोप था, लेकिन वो ना मरे नहीं थे वर्ल्ड वॉर में। वो भाग गए थे छुप करके, वो कहाँ कहाँ होते हुए, वो अर्जेंटीना में ना अपना भेष बदल के, और वो एकदम एक आइसोलेटेड जीवन बिताते थे, वहां कुछ नौकरी करते थे आइकमैन। लेकिन मोसाद जो है वो इजराइल की जो जासूस है, उन्होंने उनको खोज निकाला, 1 साल के ऑपरेशन में उनको पकड़ लिया, और पकड़ के जिंदा उनको जो है इजराइल लाया, और 1963 में उस पर जो मुकदमा चली, और उसको टेलीवाइज किया, पूरी दुनिया में टेलीवाइज किया कि हमने आइकमैन को पकड़ा। और उनको पूरा मतलब एक फॉल्स ही शैम कहो, धोखा कहो, उनको मौका दिया अपना बचाव करने का, जो उनको बचाव करने कुछ था, उनको तो मारना ही था। लेकिन उनको एक नाटक जैसा किया गया, मैं नाटक बोलता हूँ वैसे, इजराइल का था, हमने फेयर ट्रायल दिया, उनको भी वकील दिया, और फिर ट्रायल करके उनको फांसी पे लटका दिया। ये तो अलग बात है। तो उसको देखने के लिए जो है हाना आरेंट जो है गई थी जर्मनी, अमेरिका से। वो तो अमेरिकन सिटीजन थी उस टाइम में 63 में, लेकिन उनको घोर निराशा हुई, क्योंकि उनको लगा कि आइकमैन बहुत ही दुष्ट किस्म का व्यक्ति होगा, एकदम जो क्रिमिनल होता है वैसा होगा। आइकमैन वाज ए वेरी सुए ब्यूरोक्रेट, जैसे अपने यहाँ आईएएस आईपीएस ऐसे होते हैं, ऐसे ऑफिसर जैसा है, वैसे ही बातें कर रहा है, वैसे ही स्वे। और वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, मुझे जो कहा गया, मेरा ये प्रोफेशनलिज्म था, मेरा, हमको जज नहीं करना था ये एक्शन गलत है सही है। जब एक बार मैंने स्वीकार कर लिया कि हमको ऑर्डर मानना है, हम ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरी में हैं, तो जो हमें कहा गया मैंने नौकरी वो किया वहां पे, और कुछ नहीं किया। उसको उन्होंने बैनलिटी ऑफ इविल कहा। उन्होंने कहा कि इविल जो एक्ट है, वो ऐसा नहीं होता कोई मॉन्स्ट्रस आदमी करता है जो पिक्चर में दिखाता है, दैत्याकार, और जो विलेन जो हा ऐसे करता है, हंसता है। नो, नॉट लाइक दैट। वो बहुत ही ऑर्डिनरी मैन करते हैं, इसलिए क्योंकि वो लूज कर जाते हैं मोरल जजमेंट, वो थॉटफुलनेस लूज कर जाते हैं। उनका दिमाग जो है एक रोबोट की तरह होता है टोटलिटेरियनिज्म में। वो बिना सोचे समझे अपने एक्ट का जो आउटकम है उसके बारे में बिना सोच विचार के वो एक्ट को केवल जो है वो करते हैं, क्योंकि किसी ने उनको ऑर्डर दिया है। दिस इज पैनलिटी ऑफ इविल, एंड दिस इज वेरी वेरी परनिशियस। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपके घर के बगल में कोई व्यक्ति रह रहा है, रोज आपको लिफ्ट में मिल रहा है, और आपको पता है उसने 17 मर्डर किया है। वो मर्डर करके आता है और आपके साथ में कॉफी पीता है, और अच्छे से बातें करता है। आप कभी नहीं समझ पाओगे कि ये आदमी मर्डरर है, बिकॉज वो थॉटलेसनेस है। उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसको कोई क्रूरता नहीं है कि उसके चेहरे से टपक रही है, उसके एक्ट से टपक रही है। नो, नथिंग। जैसे हम लोग गांव में डकैत दिखाते हैं, तो वो देख के ही डाकू लगता है कि वो वही करने आया है। लेकिन आप क्या बोलोगे आइकमैन जैसे लोगों को? ओके, सो दैट वाज बैनलिटी। ये क्यों बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई? क्योंकि इजराइल एंड यहूदी लोग को पूरी दुनिया में लगा कि हाना आरेंट जो है, उनके होलोकास्ट को, उनके दर्द को जो है वो डाइल्यूट कर रही हैं, ये कहते हुए बैनलिटी ऑफ इविल, वो उसको माफ कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने डिफेंड किया अपने बात को, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल तो हो गई थी। सो दीज आर द जिस्ट और क्रक्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ हाना आरेंट। अब हम लोग जो है बहुत तेजी से, क्योंकि मैंने काफी चीजें आपको बता दिया है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत तेजी से अब उनके डिफरेंट डिफरेंट इन्हीं थॉट को एक एक स्लाइड में देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आइए, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, खास करके यूजीसी नेट एंड ऑल, उसमें है कि जो ह्यूमन कंडीशन में उन्होंने ह्यूमन की जो एक्टिविटी है जिसमें हम टाइम बिताते हैं, उसको दो पार्ट में उन्होंने बांटा। एक वैटा कंटेम्पलेटिवा, या कह लीजिए कंटेम्पलेशन, जो हम सोचते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चुप रहते हैं, दैट इज कंटेम्पलेशन। और दूसरा है वीटा एक्टिवा, जो हम कुछ, जिसमें कि शरीर का काम करता है, जिसमें हम दौड़ते हैं, भागते हैं, करते हैं कुछ। तो अभी चलिए कंटेम्पलेटिवा को हम छोड़ दें और वीटा एक्टिवा को लें। तो वीटा एक्टिवा को भी उन्होंने 3 पार्ट में बाँटा। और उन्होंने नाम जो दिया उसमें मत जाइए कि लेबर का मतलब क्या होता है। उन एक तो वो जर्मन में लिखती होंगी और फिर उसका इंग्लिश अनुवाद। तो लेबर जो है, लेबर वर्क एंड एक्शन में वो बाँटती हैं, और ये हायरार्किकल है। बॉटम में लेबर है, फिर उसके ऊपर वर्क है, उसके ऊपर एक्शन है। कैसे वो डिफाइन करती है? लेबर जो है, जो हम नित्य क्रिया करते हैं, जो एनिमल के साथ हम शेयर करते हैं, जो सभी जानवर करते हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ऑल, बच्चे पैदा करना एंड ऑल, मतलब जो जो बायोलॉजिकल है, जो एनिमल एक्ट है जो हम करते हैं, लेबर, तो बायोलॉजिकल नेसेसिटी। वर्क जो है वो है जैसे मैं कर रहा हूँ,
आ, या कोई जो है कलाकार जो है पेंटिंग बनाता है, कोई जो है मजदूर बिल्डिंग बना रहा होता है, सड़क बनती है, पुल बनते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, और जो भी ह्यूमन जो ड्यूरेबल आर्टिफैक्ट बनाता है, आर्टिफैक्ट मतलब जो मानव मानव के द्वारा बनाई गई है, जो कि उसके लाइफ टाइम को सरपास करती है, और उसी को हम मानव की दुनिया कहते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड जो है वही है ना, कहीं भी जाओगे तो वही बिल्डिंग, रोड, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन क्रिएटेड मिलेंगे। वो वर्क है जिसमें जो मतलब सबसे ज्यादा जो टाइम हमारा जाता है, और उसी वर्क से अधिकतर लोगों को पैसे भी मिलते हैं, जिससे कि हमारा घर चलता है, हमारी लाइफ चलती है। थर्ड जो है, जो हाईएस्ट उनके लिए, उसको उन्होंने नाम दिया एक्शन, जिसको आप प्रैक्सिस कह सकते हो। मार्क्सिस्ट थॉट में प्रैक्सिस, प्रैक्टिस, नॉट थ्योरी बट एक्शन। व्हाट इज एक्शन? उनका कहना है एक्शन पॉलिटिकल एक्टिविटी। एक्शन क्या है? जब आप पब्लिक रियल में, पब्लिक स्फेयर में, चौराहे पे जाके जो जो पब्लिक डोमेन है, पॉलिटी है, पार्लियामेंट है, सिविल सोसाइटी है, उस एरिना में जाके आप स्पीच एंड डायलॉग से लोगों के साथ मिल करके, नॉट अकेले नहीं, आप कुछ नया क्रिएट करते हो। को क्रिएट न्यू काइंड ऑफ सिस्टम, न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जिससे दुनिया बेहतर हो जाती है। दैट इज एक्शन, जो कि आप समझो गांधी जी ने किया। पब्लिक रियल में आए, लोगों को इकट्ठा किया, और उन्होंने जो है इंडिया की तकदीर बदल दी, अंग्रेजों को भगा दिया। दैट इज दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन। ऐसा एक्शन जो है हिटलर ने भी किया, एक गलत एक्शन स्टालिन ने किया। ऐसा एक्शन जो है बड़े बड़े नेता, संत, महात्मा जो हुए हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे सेल्फ रेस्पेक्ट चलाने वाले पेरियार हो, अंबेडकर हो, ये सारे जो है इन्होंने एक्शन से दुनिया को बदला, एक्शन से दुनिया को बदला। तो वो जो है आइए, तो इस जो जो पॉलिटिकल का जो बेहतर मीनिंग है, वो एक्शन। अब ये भी वो कहते हैं कि जो मॉडर्न एज है ना, जैसे कि आप याद करो कि रूसो मॉडर्न एज को बुरा मानते हैं, क्योंकि उसने ह्यूमन नेचर को डिबेस कर दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी, ईगो, लोभ, क्रोध सब आ गया, और नोबल सैवेजिटी जो है खत्म हो गई, डिबेस हो गई। उसी तरह ये कहती हैं कि जो हमारा एक्शन था जो पुराने काल में, अब वो अधिकतर लेबर से जो है ना वो ढक गया है। जो मॉडर्न काल है, वो हमको केवल ये कहता है, मॉडर्न शासन, कि केवल तुम लेबर करो, अपने बारे में सोचो, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारा हेल्थ कैसा है, तुम्हारे घर है कि नहीं, कार है कि नहीं, ऑल नेसेसिटी, इकोनॉमिक नेसेसिटी, लेबर बने रहो, तुम एनिमल बने रहो। वर्क तो चलो ठीक है, जैसा कहेंगे वैसा करो, लेकिन एक्शन के फील्ड में तो मत आओ। ये इसको तुम छोड़ दो, कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है होने दो। एंड वो जो है इनके अनुसार से गुलामी है, दास्ता है। जब तक आप एक्शन नहीं करते हैं, आपको ट्रू फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो, अच्छा मैंने शायद नहीं बताया कि वो जो सोर्स थी, जो उनके बुक, जो वीटा एक्टिवा है, लेबर, वर्क एंड एक्शन, वो आती है ह्यूमन कंडीशन से। और उसी बुक से जो है एक और कॉन्सेप्ट उनका निकलता है, प्लूरलिटी एंड नेटालिटी। इनफैक्ट ये एक्शन के थ्रू जो दुनिया बदलती है, वो इसलिए बदलती है कि ये दो चीजें ह्यूमन स्पेसिस में, व्हाट इज प्लूरलिटी, इसको तो पढ़ लेता, लेकिन प्लूरलिटी जो है कि ये फैक्ट कि दुनिया में है, तो मतलब कि सभी आदमी एक जैसे हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे ही उनका बॉडी फीचर है, सब कुछ, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे से यूनिक है। दैट इज प्लूरिटी, डाइवर्स है, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल है। और इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि मैन नॉट मैन लिव ऑन द अर्थ, मतलब हम सब मिल के रहते हैं, एक आदमी नहीं रहता अर्थ पे, और एक आदमी बदलता भी नहीं है, अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता। We are equal, yet each of us is utterly distinct. तो ये जो डिस्टिंक्ट लोग जब मिल करके स्पीच कम्युनिकेशन से कुछ वो क्रिएट करते हैं, वो पावर। ओके, देन नेटेलिटी जो है, नेटेलिटी है कि एक बच्चा जन्म लेता है, मान लो वो हिटलर है, वो गांधी है, वो नेहरू है, वो मोदी जी है, कोई है, वो महात्मा बुद्ध है, एनीवन, वो पूरी दुनिया को, इंदिरा गांधी है, दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एक बच्चा दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। इसका मतलब क्या है?
कि एवरी डे जो लाखों बच्चे वर्ल्ड में पैदा हो रहे हैं, वो कुछ नया करने की ताकत लेके आते हैं। इसका मतलब ह्यूमन स्पेसीज में ऑलवेज जो है न्यू कुछ करने की ताकत बनती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती, क्योंकि न्यू जो है बोर्ड ह्यूमैनिटी में चेंज बढ़ता जाता है। इसको नेटलिटी उन्होंने कहा, मतलब कंडीशन ऑफ बीइंग बोर्ड, एवरी बर्थ इज ए न्यू बिगिनिंग। नेटलिटी है, न्यूनेस है, रॉ मटेरियल फॉर फ्रीडम, रिवॉल्यूशन, चेंजिंग द स्टेटस को है, और प्लुरलिटी है। ये दोनों यदि मिल जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले पब्लिक रियल में, रोक ना हो, आजादी हो, तो दुनिया बदल सकती है बेहतरी के। टोटलिटेरियनिज्म वो कहते हैं कि प्लुरलिटी और नेटलिटी को खत्म कर देता है, सबको बोलता है एक जैसा सोचो, एक जैसा बिहेव करो, एक जैसा तुम जो है रहो। प्लुरलिटी खत्म, एक सोच, एक। और बाय क्रसिंग प्लुरलिटी, टोटलिटरिज्म जो है नेटलिटी को भी फ्रीज करता है, नो न्यू थिंग, क्योंकि आपको एक्शन करने ही नहीं देंगे, तो आपकी न्यूनेस जो है वो बर्बाद होगी, कुछ नहीं है, स्टेल वाटर के जैसा नहीं हो, उनका कहना है टोटलिटेरियन। नेक्स्ट जो उनका थॉट है वो एरिस्टोटल से काफी प्रभावित लगता है, पब्लिक एंड द प्राइवेट रियल। तो ये जो एंशियंट ग्रीक पोलिस है वहां से उन्होंने लिया है। ये दीवार जो है एरिस्टोटल ने ही खड़ा कर दिया था, हाउस होल्ड वर्सेस पोलिस। हाउस होल्ड में जो है एक अलग रिलेशन है, हिरार्किकल रिलेशन है, फादर जो है वो स्लेव और जो बच्चे और औरतों पे शासन करता है। पुलिस में सभी सिटीजन जो है बराबर हैं। वहां पे जो रूरल है और जो सिटीजन है उनके बीच में वो रिलेशन नहीं है जो फादर और सन या फादर वाइफ और हस्बैंड में है या मास्टर स्लेव में है, डिफरेंट है। और सिटीजन जो है इक्वल होते हैं, मैन को उसमें रोल नहीं है, वुमेन को, तो अलग एक इशू है। ये भी कहती है कि दो रियल में हम बांट सकते हैं। प्राइवेट रियल जो है वो हाउस होल्ड का रियल है, स्फेयर ऑफ नेसेसिटी, लेबर एंड बायोलॉजिकल लाइफ। प्राइवेट जो है, प्राइवेट जो रियल है वो लेबर का रियल है। अब यहाँ पे याद करो कि हेगल भी इसी तरीके से बांटते हैं फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, जहाँ पे कि वो फैमिली को आप प्राइवेट रियल कर सकते हो, स्टेट को आप पब्लिक रियल, और सिविल सोसाइटी इन बिटवीन ट्रांजिशन। तो ये जो इनका कहना था कि प्राइवेट रियल्म जो है वो रूल बाय इनइक्वलिटी, यहाँ इनइक्वलिटी है, हिरार्किकल है, वहां सब बराबर नहीं है, फैमिली में कोई बराबर नहीं होता, हिरार्की होती है, ऑथोरिटी होती है। वहां पे जो है फियर होता है कि नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, होता है। हिडन फ्रॉम व्यू, कंसर्न विथ मेयर सर्वाइवल, ये जो है पब्लिक से छिपा रहता है, अंदर में क्या हो रहा है वो किसी का उसमें कंसर्न नहीं है, उसमें स्टेट भी नहीं झांकती है। सो ये इंडिविजुअलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म को डिनोट करता है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ और इंडिविजुअलिज्म। जबकि जो पब्लिक रियल में है, द पोलिस, जैसे उन्होंने पोलिस लिया है जो एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट, वो स्पेस है जहां पे कि आपको ऑडियंस मिलता है, जहां पे कि आप एज ए यूनिक बट इक्वल इंडिविजुअल जो है एक्ट करते हो, स्पीच, कम्युनिकेशन, डायलॉग के थ्रू एक्शन करने का प्लेटफॉर्म है पब्लिक रियल। वो रियल है फ्रीडम का, स्पीच का, एब्सोल्यूट इक्वलिटी का। और यहाँ पे जो जो दुनिया बदलती है वो बातों से बदलती है, मारपीट या फोर्स से नहीं, परसुएशन, डेलिब्रेशन से। और ये रियल्म ऑफ पावर है, फ्रीडम है, एक्टिंग इन कंसर्ट एंड को क्रिएशन ऑफ इमोर्टल। मोर्टल ह्यूमन इमोर्टल जो है क्रिएट करते हैं बाय एक्शन, बाय को क्रिएशन, बाय वर्किंग इन कंसर्ट। इमोर्टल, एक बार आपने पॉलिटिकल व्यवस्था बदल दी, वो तमाम तमाम इमोर्टलिटी कभी वो बदलती नहीं। सो पब्लिक रिल्म और प्राइवेट रिल्म को उन्होंने जो है सेपरेट किया। और ये, जैसा मैंने कहा कि ये एंशियंट ग्रीक जो था थॉट, उससे प्रभावित थी, जो एरिस्टोटल का और हेगल से भी लगता है। अब यहाँ पे जो है वो एक अलग टर्म यूज करती है जो आपको लगेगा कि इसका क्या मीनिंग है। वो कहती है द राइज ऑफ द सोशल। मैंने आपको बताया ना कि मॉडर्न, जो मॉडर्निटी या मॉडर्न जो एज है, उनका कहना है कि उसने हमें सबको लेबर एक्ट में कन्फाइन कर दिया है, ढकेल दिया है। या कह लो कि जो हाउस होल्ड की जो कंसर्न है, इकोनॉमिक नेसेसिटी, बायोलॉजिकल नेसेसिटी, खाना, कपड़ा, रहना, सिक्योरिटी, सेफ्टी, उस लेवल पे हमको लाके केवल छोड़ दिया है। एक्शन तो हमको करने ही नहीं दिया जाता है, वर्क भी हम जो है वो एलिनिएटेड करते हैं, जैसे लेबर जो वर्क करते हैं उससे वो जुड़ नहीं पाते हैं। उसको वो कहती है द राइज ऑफ द सोशल। जब हाउस होल्ड जो मैटर है, जो
मुंडेन मैटर है, वो पब्लिक स्फेयर को खा जाए, उसको द सोशल उन्होंने कहा है। मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में एक सोशल का जन्म होता है, हाइब्रिड रियल, और वो पूरी तरीके से जो है दोनों के डिस्टिंक्शन को मिटा देता है, और वो फैल जाता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू पब्लिक रियल। ये आपको लग रहा हो कि सर क्या कह रहे हैं, थोड़ा और सुनिए। हाउस होल्ड का जो कंसर्न है वो है वेल्थ, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और यही जो मैटर है वो इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो इन्वेड कर लेता है, कोलोनाइज कर लेता है पब्लिक स्फीयर को, खा जाता है। जो वहां पे एक्टिंग इन कंसर्ट है, जो दुनिया को बदलने के लिए एक्शन है, वो उसका कोई स्पेस ही नहीं बचता है वहां पे। बस यही कि आपको जो है आपकी इकोनॉमिक नेसेसिटी क्या है, आप गरीबी रेखा से कैसे ऊपर जाओगे, वेलफेयर क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलेगी, इंडस्ट्री कैसे खोलोगे, अमीर कैसे बनोगे, ऑल काइंड ऑफ थिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, लेबर। सो द सोशल जो है वो ट्रू पॉलिटिक्स नॉट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, ट्रू पॉलिटिक्स को खत्म कर देता है। इंस्टीड जो है, जो पॉलिटिक्स है, वो फ्रीडम या पब्लिक डिबेट या कलेक्टिव एक्शन से हट करके पॉलिटिक्स हो जाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, वेलफेयर क्या है, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इस पे आ जाता है, लेबर एक्ट पे। नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग लेबर एक्ट एंड वी आर सपोज टू डू लेबर एक्ट। नो एक्शन, नो ट्रू फ्रीडम। आपको दुनिया बदलने की जो आपकी ताकत है उसको इवैस्कुलेट कर दिया गया, आपको एनक आप हो गए। इट रिप्लेसेज एक्शन एंड डिबेट विथ मास बिहेवियर। आपको जो है एटोमिस्टिक मास में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप जस्ट लाइक एटॉम की तरह, आपकी प्लूरिटी खत्म हो गई, यूनिकनेस खत्म हो गई, आपकी नेटेलिटी खत्म हो गई। आप जो है बस बस रैबल हो, जैसे बालू के ढेर या एटम, लाइक दैट। आपको कंफर्म करना है, जो रूल है, रेगुलेशन है, गवर्नमेंट है, उसको बस उसको कंफर्म करना है, सर झुका के मानना है, रूल बाय नेसेसिटी, दैट्स ऑल। आपका अपनी यूनिकनेस, वो ताकत कि आप बदल सकते हो, खत्म। सो इन सम जो राइज ऑफ द सोशल जो है, वो लेबर और इकोनॉमिक कंसर्न जो है उसको पूरे जगह छा जाता है। वो जो ट्रू पॉलिटिक्स है, जो फ्रीडम का जो एरिना है, जो पब्लिक स्फेयर है, जहां पे कि आप को क्रिएट कर सकते हो, एक्टिंग इन कंसर्ट पावर है, उन सबको खत्म कर देता है। दैट इज द राइज ऑफ द सोशल। उन्होंने जो है पावर, ऑथोरिटी और वायलेंस पे भी काफी कुछ लिखा है। उनकी एक बुक थी बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर 1961 में, उसमें उन्होंने काफी कुछ इस पे कहा। उसमें एक चैप्टर था व्हाट इज ऑथोरिटी। उसके अलावा 1970 में उन्होंने ऑन वायलेंस नाम की बुक भी लिखी थी। उनका ये कहना था कि पावर का मतलब होता है नो वायलेंस, फर्स्ट नो वायलेंस, विलिंगनेस टू को क्रिएट, विलिंगनेस टू एक्ट इन कंसर्ट, हाथ में हाथ मिलके कमराडरी को क्रिएट करना विलिंगली, नो वायलेंस, नो कोएर्सन, नो फोर्स। जहां वायलेंस है वहां पावर नहीं है, पावर एंड वायलेंस एंटीथेटिकल है। ऑथोरिटी का उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था एग्जैक्टली वही है जो अभी भी ऑथोरिटी माना जाता है, लेजिटिमेट पावर, या कह लो द रिकॉग्नाइज एंड लेजिटिमेट राइट टू कमांड ओबीडियंस विदाउट द नीड फॉर कोएर्सन और परसुएशन। जैसे मान लो कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी ऑथोरिटी इसलिए है कि लोग ये मानते हैं कि वो एक तरह से जो चुन के जो आए हैं एमपी, उनके नेता हैं, इसीलिए वो एक तरह से चुने हुए प्रधानमंत्री। गौर करना कि हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, इसलिए ये एग्जैक्टली कहना सही नहीं है कि कोई भी चुना हुआ प्रधानमंत्री है। कहना यह है कि चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके वो चुने हुए वो प्रधानमंत्री है। लेकिन यस, उनको ऑथोरिटी इसलिए है कि वो लेजिटिमेट है। सो द रिकॉग्नाइज एंड लेजिटिमेट राइट टू कमांड ओबीडियंस विदाउट द नीड फॉर कोएर्सन और परसुएशन। जहां कोएर्सन परसुएशन है वहां ऑथोरिटी नहीं है, वहां ऑलरेडी डाइल्यूट हो गई ऑथोरिटी। यदि आपको डांटने की जरूरत किसी को पड़ गई, योर ऑथोरिटी इज गॉन। इसको सोचना जाए। सो पावर, no violence, authority, no violence. Violence destroy power. It can destroy power, but it cannot create power.
ये पावर को खत्म कर सकता है, पावर क्रिएट नहीं कर सकता। वायलेंस, फोर्स, और जहां वायलेंस है इसका मतलब है वहां ऑथोरिटी खत्म हो चुकी है। ऑथोरिटी होने पे आपको वायलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। एक बाप जब अपने बेटे पे हाथ उठाता है तो इसका मतलब उसकी ऑथोरिटी खत्म हो गई है। हाथ उठाने की तो जरूरत ही नहीं है। वाई? क्योंकि ये ऑथोरिटी का मतलब है कि बच्चे को बिना फोर्स के अपने फादर की बात माननी है, तो फादर को हाथ उठाने की जरूरत कहाँ है? दैट इज ऑथोरिटी। इसको जो है, ये मुझे डायग्राम अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको दे दिया, जस्ट रिपीटेशन है। ऑथोरिटी जो है पीपल ओबे वॉलंटरली, क्योंकि वो लेजिटिमेट मानते हैं आपके पावर को। उसमें कोई फोर्स नहीं है, वायलेंस नहीं है। लेजिटिमेसी इज रिक्वायर्ड, ओबीडियंस नीड नो फोर्स। पावर इज पीपल एक्टिंग टुगेदर वॉलंटरली। वॉलंटरली, दोनों वॉलंटरली है, एक्ट टुगेदर, एक्टिंग इन कंसर्ट, और उससे दुनिया बदल जाती है। वायलेंस क्या है? यूज्ड व्हेन कॉन्सेंट एंड ऑथोरिटी वीकन। जहां कॉन्सेंट और ऑथोरिटी दोनों डायल्यूट हो गया, खत्म हो गया है, वहां वायलेंस है। ये लास्ट रिसोर्ट है। ये डिस्ट्रॉय करता है, पावर को खत्म करता है, कभी उसको क्रिएट नहीं कर सकता। ऑथोरिटी को भी ये कुचल देता है, ऑथोरिटी डायल्यूट हो जाती है। अब जो है ये देखो, उन्होंने ना एक पूरी बुक लिखी थी टोटलिटेरियनिज्म पे, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इनफैक्ट ये उनके फर्स्ट बुक थी, और इसी बुक से जो है इसी साल उनको अमेरिका का सिटीजनशिप भी मिला था। और वो 11 साल हुआ था अमेरिका, या 10 साल हुआ था आए हुए। और वो इस बुक ने उनको जो है फेमस कर दिया। वो एकेडमिक सर्कल में, इंटेलेक्चुअल सर्कल में, पॉलिटिकल साइंस में वो एक नई जो है एक पहचान बन गई। इस बुक में वो एक थॉट देती है क्रिस्टलाइजेशन का। वो ये कहती है कि टोटलिटेरियनिज्म जो है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि उन्होंने दो टोटलिटेरियन रिजिम को जो है एनालाइज किया था। एक नाजी जर्मनी, हिटलर की ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां से भाग के आई थी, और एक स्टालिन की, जो यूएसएसआर थे। उसमें उनका कहना था कि ये कोई ना हिस्टोरिकल डिजाइन नहीं है, कोई ये साइंटिफिक वे में नहीं हुआ है, या होना ही था नहीं हुआ है। ये एक ऐसा बैड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुन मोमेंट है, जहां हिस्टोरिकल कुछ एलिमेंट जो है ना एक ही साथ क्रिस्टलाइज कर जाते हैं, जैसे कि पानी क्रिस्टलाइज करके गोले बर्फ को बच जाते हैं वैसे। वो जो डाइवर्स हिस्टोरिकल प्रोसेस कमिंग टुगेदर टू गिव राइज टू टोटल, मतलब ये एक बुरा संयोग है। वो क्या क्या हिस्टोरिकल प्रोसेस है? एंटी सेमिटिज्म, मतलब कि ज्यूज के अगेंस्ट में जो घृणा। अब आपको लगता होगा कि केवल ज्यूज क्यों, अब मुसलमानों के अगेंस्ट में भी घृणा हो सकती है, इंडिया में दलितों के अगेंस्ट में घृणा होना, मतलब कोई भी जो उपेक्षित कास्ट क्लास है या कौम है, इथनिसिटी, उसके प्रति घृणा, एंटीसेमिटिज्म। इंपेरियलिज्म, मतलब हम जो है जैसे अभी ट्रम्प की देखो, इंपेरियल काइंड ऑफ बिहेवियर उसका है, वहां अटैक कर देंगे, उसको उठा लेंगे। और रेसिज्म हर जगह है, अमेरिका से लेके जर्मनी से लेके ऑस्ट्रेलिया तक में रेसिज्म है। हम बेहतर रेस हैं, आप छोटे रेस हो। मास एटोमाइजेशन, मतलब कि इंडिविजुअल को इमेस्कुलेट करके उसको जो है एक एक मास सोसाइटी में एज ए एटम कन्वर्ट कर देना, मतलब उसका कोई अपना सोच ही नहीं है। Then breakdown of the nation state as element that crystallize into nazism, और नेशन स्टेट भी टूट जाना। नेशन जो है वो हमेशा फ्यूल करता है कल्चरल, स्पिरिचुअल, उस टाइप की चीज है स्टेट में। यदि नेशन जो है उसको आप खत्म कर दो, तो स्टेट जो है बिकम लाइक ए मशीन, और आप उसके पुर्जे बन जाते हो। आप एक नेशन के पार्ट नहीं होके आप स्टेट नामक मशीन के पुर्जे हो, एटम। और तब जो है ये सब एलिमेंट यदि एक साथ मिल जाए, तो तब जन्म होता है टोटलिटेरियनिज्म का। उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म को, चलो आगे मैं बताता हूँ, उसके कुछ डेफिनेटिव फीचर बताए थे जो अभी भी डिफाइन करते हैं टोटलिटेरियनिज्म को। लेकिन उसके पहले क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को उन्होंने कैरेक्टराइज किया कि ये बहुत धीरे धीरे होता है। याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि एक ही समय में जो है टोटलिटेरियन रेजिम हो जाए। ये मल्टी कॉजल होता है, एक कॉज नहीं होता। आप बोलोगे कि इसके चलते हुआ, हिटलर ऐसा था इसलिए, नो। ह्यूज नंबर ऑफ कॉज यहाँ पे देखिए। हिस्टोरिकल प्रोसेस है ये, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाय मतलब कि थॉट और कोई एक टाइम में है। हिस्टोरिकल है, इरिवर्सिबल होता है। एक बार हो गया ना, ये स्लिपरी स्लोप है। जैसे आप बर्लिन पे, तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, आपको नीचे ही जाना है। इरिवर्सिबल है, और इट कल्मिनेट्स इनटू टोटल डोमिनेशन, टोटल इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, सब पे पावर स्टेट की हो जाती है। आप कुछ नहीं हो, आप उसके लिए जस्ट एक एटम।
a cog in the wheel. टोटलिटेरियनिज्म जो है एक नया टाइप का रेजिम था जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। दुनिया ने बहुत सारे ऑथोरिटेरियन रेजिम देखे, जितने भी मेडिएवल राजा थे, तलवार के बल पे शासन करते थे, गजनवी हो, मुगल हो, ऑटोमन टर्क हो, इस टाइप का लोगों ने देखा था। और उस टाइप के अभी भी मिलिट्री डिक्टेटर अफ्रीका में हैं, सालाजार हैं पुर्तगाल में, मेनी अदर, हर जगह जो है मिलिट्री डिक्टेटर अफ्रीका में तो भरे हुए हैं, लैटिन अमेरिका में हैं, हर जगह देखते हैं। लेकिन टोटलिटेरियनिज्म एक अलग तरह की जो है ऑथोरिटेरियनिज्म थी। ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था। एक आइडियोलॉजी सब पे थोपा जाएगा, एक ही तरीके से आपको सोचना है, एक ही तरीके से बिहेव करना है, आपके दिमाग पे काबू, आपके जीवन पे काबू, आपके लाइफ जो है उसको जकड़ लेना, स्टेट इस तरह से जकड़ ले, दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। और वो जो है टेरर के बल पे चलती है। यदि आप माने तो ठीक है, नहीं तो डंडे के जोर पे, नहीं तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको सड़ा दिया जाएगा, आपको डर के मारे, जहां डर के मारे जो है पत्रकार नहीं बोल पा रहे हैं, जहां डर के मारे कोई सिविल सोसाइटी में कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है, जो एक्शन है, कोई लिख नहीं पा रहा है, कोई अपनी बात कह नहीं पा रहा है, डर का माहौल है, टेरर का, और एक तरह से सोचने के लिए आपको विवश किया जाता है। दैट वाज टोटलिटेरियनिज्म। Totalitarianism offered a completely logical, simplified and fake explanation of reality. आपको बताया गया कि ऐसा है, ज्यूज जो है, यहूदी जो है, वही हमारे कष्टों का कारण है, इसको यदि एक्सटर्मिनेट कर दो, इसको किल कर दो ना, हमारा रेस प्योर हो जाएगा, हम अच्छे हो जाएंगे। People on the face of socio-economic turmoil were ready to lose their freedom for security. Of course आपकी फ्रीडम कोई छीन लेता है, लेकिन आदमी यदि बहुत ज्यादा परेशान हो, इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक नेसेसिटी है, डर लगता हो, फियर, तो उस समय में कोई यदि उसको लाइफ को ऐसे सिंपल बताए जैसे रिलीजन बताता है, तो उसको ठौर मिल जाता है, अपने फ्रीडम को वो छोड़ करके उस टोटलिटेरियन रेजिम को पकड़ लेता है। उसको लगता है कि यहाँ से हमको संबल मिल रहा है, इसी से हमारा जीवन कट जाएगा। और ऐसे जो है टोटलिटेरियनिज्म को जनता एक्सेप्ट करती है, गले लगाती है, और अपने जो सुप्रीम लीडर होता है उसकी वो जो है पूजा करने लगती है भगवान के जैसा। हे हिटलर। टोटलिटेरियनिज्म डिस्ट्रॉयड प्लूरलिटी, ऑफ कोर्स ह्यूमन यूनिकनेस को खत्म कर दिया। मैंने कितनी बार कहा, नेटालिटी, पावर टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इन दोनों खत्म करने से आपकी जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाती है, और आप एक रिजिड इनएस्केपेबल प्रिजन के अंदर आप घुट जाते हो। दिस इज टोटलिटेरियनिज्म एज पर आना। फाइनली जो है उनकी पेनल्टी ऑफ इविल, जिसपे कि मैंने आपको एक पूरी स्टोरी सुनाई, कैसे जो है वो अब अर्जेंटीना से पकड़ के मोसाद जो है वो एडोल्फ आइकमन, जो चीफ आर्किटेक्ट थे कंसंट्रेशन कैंप के, जो भाग करके वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो अर्जेंटीना में रह रहे थे भेष बदल के, उसको पकड़ के इजराइल लाती है और उसको तेल अवीव में उस पर मुकदमा चलता है, अना अरेंड देखने के लिए आती हैं, और देख के वो खासा निराश होती है। उनको आशा थी कि ये मॉन्स्टर्स टाइप आदमी होगा, देखने में ही जो है क्रूएल लगेगा कि इतने लोगों को मारा है, उसकी बातें भी वैसे ही होंगी। लेकिन जब उसने आइकमैन को सुना, वो हैरत में रह गई। ये तो सिंपल स्वेब ब्यूरोक्रेट है, और ये कह रहा है कि मैंने क्या किया है, मुझे ऑर्डर मिला, मैंने ईमानदारी से उसको फॉलो किया, उसका क्या आउटकम रहा, उस पर मेरा क्या कंट्रोल है। जैसे एक जल्लाद फांसी देता है, मैंने फांसी दिया, जल्लाद क्या, जल्लाद को आप फांसी पे चढ़ा दोगे कि उसने इतने लोगों को फांसी दिया है, वो किसी और के ऑर्डर मानता है, मैं किसी और। सी वॉज सरप्राइज टू सी द बैनलिटी ऑफ द इविल। ये ऐसे ही, जैसे मैंने कहा था कि आपको लिफ्ट में रोज एक आदमी मिलता है, आपसे हाथ मिलाता है, आपको वो आदमी बहुत पसंद है, उसकी बातें पसंद है, और एक दिन पता लगता है उसको जेल हुई है, पुलिस पकड़े, उसने 17 मर्डर किए हैं। कैन यू बिलीव? और आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक दिन जब वो मर्डर करके आया था तो आपके साथ उसने जो है कॉफी पिया था, और उसने काफी अच्छी अच्छी बातें की थी। बैनलिटी ऑफ इविल। इविल जो है वो देखने में, सुनने में नहीं है। इविल आपके थॉट में है, और थॉट में नहीं है, थॉट नहीं होने में है, थॉटलेसनेस में है। उनका कहना था कि आप में विचार ही नहीं है, इसलिए इविल है। आप इविल डीड करते हो क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है, थॉटलेसनेस, मोरल जजमेंट खत्म हो गई है। आपके एक्ट का क्या आउटकम होगा, यू आर नॉट एबल टू थिंक। आप दूसरे के नजरिए से इंपैथी यू हैव लॉस्ट, सो यू हैव बिकम लाइक व्हाट,
ए मशीन, ए रोबोट, ए एआई, लाइक दैट। आपको किसी ने कमांड दिया और आपने जो है गोली चला दी, मर्डर कर दिया, आपको कोई रिमोर्स नहीं है। दैट इज बैनलिटी ऑफ इविल। इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बहुत ज्यादा जो है कंट्रोवर्शियल हो गई थी ये बुक लिखने के बाद। इस बुक का नाम था आइकमेन इन जेरूसलम 1963। लोग उनको ज्यूज पूरी वर्ल्ड जो है कोसने लगे थे कि उन्होंने होलोकास्ट को, ज्यूज के जो जो इतनी मर्डर हुई थी आइकमेन के हाथ में, उसको उन्होंने डाइल्यूट किया है। आइकमेन को उन्होंने मतलब कि एक अच्छा आदमी बता दिया है एंड ऑल। लेकिन वो डटी रही इस बात पे कि मेरी बात को आप समझ नहीं रहे हो। इविल डीड जो है थॉटलेसनेस से आती है, आपके लॉस ऑफ मोरल जजमेंट से आती है, आपके थिंक करने, आपके विल करने की जो क्षमता है उसका खत्म हो जाने से आती है। और वही टोटलिटेरियनिज्म है। हर व्यक्ति को टोटलिटेरियनिज्म वही बना देता है जो एडोल्फ आइकमैन था। फाइनली जो है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर और ह्यूमन कंडीशन में, इतनी बात जो मैंने कहा है उसमें बार बार आपको फ्रीडम और पॉलिटिक्स की बात अब तक समझ में आ गई होगी, एक रिपीटेशन है। उनका ये कहना था कि फ्रीडम जो है वो ये नहीं है कि नॉन इंटरफेरेंस, जो इसे आप बर्लिन करते हैं निगेटिव फ्रीडम। नो, प्राइवेट में कमरा बंद कर लो और एक ग्लास वाइन ले लो और टीवी देखो, क्राउच कॉच पोटैटो बन के, नो, दैट इज नॉट फ्रीडम। दैट इज नॉट फ्रीडम, दैट इज लेबर एक्ट। फ्रीडम है जब आप पब्लिक रियल में स्पीच, डायलॉग, कम्युनिकेशन से एक्शन करते हो और आप दुनिया बदल देते हो। जहां पावर पावर जनरेट करते हो, को क्रिएशन, एक्टिंग इन कंसर्ट, वो फ्रीडम है। फ्रीडम एक पब्लिक अफेयर है, प्राइवेट अफेयर नहीं है। इस टाइप की फ्रीडम की बात जो है बेंजामिन कॉन्स्टेंट करते हैं, जो एंशियंट फ्रीडम, फिलिप पेटिट करते हैं रिपब्लिकन फ्रीडम, रूसो करते हैं, कांत करते हैं। सो पॉलिटिक्स का एम है फ्रीडम। पॉलिटिक्स वो एरिना है जहां आप पावर क्रिएट करके दुनिया बदल सकते हो। पॉलिटिक्स वो एक्शन है, पॉलिटिक्स वो एक्टिविटी है। और इसीलिए पॉलिटिक्स इतनी बड़ी चीज है। नॉट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव लेना, जीतना, गवर्नेंस करना, ये तो उनके अनुसार से लेबर पॉलिटिक्स है। ये तो लेबर एक्ट है। जैसे हम नित्य क्रिया करते हैं, तो जैसे एक व्यक्ति के लिए एक्शन जो है वो रियल है जिसमें दुनिया बदलती है, वैसे ही एक पॉलिटिकल क्लास के लिए जो दुनिया को अच्छे के लिए बदल देने की जो पॉलिटिक्स है वो रियल पॉलिटिक्स है। जो गवर्नेंस करना है, सड़क बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन करना है, मैनेज करना है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो लेबर एक्ट है। फॉर गवर्नमेंट, फॉर पॉलिटिक्स, लेबर एक्ट कोई भी करेगा। कोई मनुष्य बोले कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैंने जो 60 साल तक जो है मैंने खाया पिया, बच्चे पैदा किए, तो ये कुछ नहीं है। ये कोई भी करेगा। दिस इज नॉट समथिंग ग्रेट। इवन ग्रेट इज नॉट दैट मैंने इतने बुक लिख दिए, मैंने इतनी जो है यूट्यूब वीडियो बना दिया, नो, दैट इज नॉट ऑल्सो ग्रेट। बट हैव यू चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर? कुछ ऐसा आपने किया जिससे दुनिया थोड़ी सी बेहतर हो गई, वो सबसे ग्रेट है। उससे थोड़ा कम ग्रेट है कि चलो आपने कुछ तो ऐसा आर्टिफैक्ट क्रिएट किया वर्क करके जो आपके लाइफ टाइम को भी सरपास करता है। और सबसे लो लेवल का है लेबर। गवर्नमेंट के लिए लेबर है डे टू डे गवर्नेंस करना, और व्यक्ति के लिए नित्य क्रिया। गवर्नमेंट के लिए एक्शन जो है वो पॉलिटिक्स है। रियल पॉलिटिक्स, नॉट रियल पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जिससे दुनिया अच्छे के लिए बदल जाती है, जो गांधी जी ने जो पॉलिटिक्स किया। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिक्स एज पर हाना आरेंट। इन्होंने जो है अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी तुलना की थी। इनका आपको याद है ना, थेडा स्कॉपोल ने भी जो है 3 रिवॉल्यूशन की तुलना की थी, चाइनीज, रशियन एंड फ्रेंच। और इन्होंने भी किया है, इन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। इनका ये कहना था, बहुत अजीब टाइप की सोच की। इनका कहना था कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने पॉलिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसलिए वो सफल हो गए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोशल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया तो फेल हो गया। आपको पता है ना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस तरह से फेल किया, ऐसे फेल किया कि उसके बाद रेन ऑफ टेरर आया। और मतलब क्या कितने लाख लोग मारे गए उसमें। उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप आया,
नेपोलियन बोनापार्ट एंड ऑल, मतलब कितने समय तक फ्रांस जूझता रहा इससे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आग थी वो कितने समय तक उसको जलाती रही। अमेरिकन रिवॉल्यूशन आज तक शांतिपूर्ण ढंग से जो है लोगों को जितना भी हो सकता है सिटीजन को फ्रीडम देने की बात करती है। उनका यही कहना था कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया, पॉलिटिकल फ्रीडम, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, ये आसान था। जबकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज ओवरवेल्म्ड बाय द सोशल क्वेश्चन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इम्पॉसिबल टू डू दैट, इम्पॉसिबल। कोई भी रिवॉल्यूशन यदि ये एम करेगा तो समाज में इतनी उथल पुथल होगी, क्योंकि समाज इनहेरेंटली हिरार्किकल है, अनइक्वल है। आप पॉलिटिकल फ्रीडम दे सकते हो, सबको वोट का अधिकार दे सकते हो, सबको आप इक्वल जो है पैसे नहीं दे सकते हो, सबको इक्वल स्टेटस भी देना मुश्किल है। सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड परमानेंट लिबर्टी थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन दो, उसमें सबको स्टेटस इक्वल करो, जो इंडिया कर रही है। ऑफ कोर्स समाज में हिरार्की फिर भी रहेगी, अनइक्वल रहेगा, लेकिन कोशिश करो। यहाँ पे आपने क्या किया, यू चेज टू ए मिराज, आप मेरी मरीचिका की तरफ आगे के एब्सोल्यूट नोशन ऑफ लिबरेशन, हम सब्सटेंटिव इक्वलिटी दे देंगे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपका जो जो इमोशन है, वोलाटाइल इमोशन ऑफ कंपैशन फॉर द सफरिंग मासेस, वो आपको जला के राख कर देगी। आप उसको झेल नहीं पाओगे। वही वही टेरर, रेन ऑफ टेरर हो गया। तो यही मेन है। जबकि इन्होंने जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने वो एकदम इस्टेब्लिश कोड, ड्यूरेबल लॉ एंड इंस्टीट्यूशन। भले ही समाज, क्या समाज अमेरिकन इक्वल रहा? इक्वल है? नो। वहां पे रेसिज्म है, वहां पे सिविल राइट सोचो कब तक नहीं आया था। बस में जो है सेग्रीगेशन करते थे, स्कूल में सेग्रीगेशन करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के 200 साल मतलब या 150 साल बाद में। लेकिन फिर भी एक मॉडिकम ऑफ एक रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, पब्लिक स्फेयर, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट सबको। ऑफ कोर्स बहुत सारे इनइक्वलिटी थे, क्योंकि उसने पॉलिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, ना कि सोशल क्वेश्चन इनके अनुसार से। सो इट प्रिजर्व पब्लिक स्फेयर फॉर पार्टिसिपेशन एंड बिल्ड ड्यूरेबल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक्शन करने का आपको ताकत देता है। यहाँ पे तो एक्शन करने की खत्म हो गई, क्योंकि स्टेट ने कहा कि हम सबको एक करेंगे, सब पर सबको हम इक्वलिटी लाएंगे। उस लाने में आप पर टेरर किया गया, एक तरह से टोटलिटेरियनिज्म आपको झेला। डिवाइडेड एंड चेक पावर, आपको पता है मॉन्टेक्स ने वहां पे जो है सेपरेशन ऑफ पावर दिया, उसको अमेरिका ने सबसे अच्छी तरीके से जो है निभाया। अभी भी ट्रंप को यदि चेक किया जा रहा है तो सेपरेशन ऑफ पावर के चलते। लेकिन यहाँ पे जो है एक एब्सोल्यूट किंग, जो कि मसीहा है, जो सबको बराबरी देगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करता है, और फिर सब टेरर में आ जाए, रेन ऑफ टेरर। तो मतलब ये कहने का है कि रिवॉल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए लिमिटेड पॉलिटिकल एम रखो, ना कि सोशल है। अब आप यहाँ पे सोशल सोशल सुन के लगता होगा आपको कि द राइज ऑफ द सोशल, सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल वर्ड से जो भी कनोट करता है, जर्मन में आना आरेंट को डर था। क्यों डर होगा आप समझो, क्योंकि ज्यूज को कैसे जो है सोसाइटी ने, जर्मन सोसाइटी ने कैसे प्रताड़ित किया, उससे उनको पूरी जो सोसाइटी है, जो सोशल है, और एक और टेरर, और कैसे दूसरे को वो एक्सक्लूड करते हैं, उससे उनको घृणा हो गई। मे बी दिस थिंकिंग, विलिंग एंड जजिंग जो है, वो लास्ट जो उनकी बुक थी, जो मरणोपरांत कह लो, पोस्टुमस जो बुक आई थी, द लाइफ ऑफ द माइंड, उसमें से है। लेकिन इसमें काफी चीजें मैंने जो है अभी एक्सप्लेन कर दिया है। जब मैं ये कहता हूँ कि आइकमैन के ट्रायल से उनको समझ बैनलिटी ऑफ इविल की, मतलब when one lose the ability to think, thoughtlessness, जब आप आपकी विल पावर खत्म हो जाती है, आप विल ही नहीं कर पाते हो कि आप अपने मास्टर ऑफ योर ओन विल हो, आप कॉग इन द व्हील बन जाते हो। जब आप अपने से भी डायलॉग आपका खत्म हो जाता है। उन्होंने आना अरेंट के अनुसार जो है सॉलिट्यूड में रहना और आइसोलेशन में रहना दोनों बहुत अलग है। सॉलिट्यूड में हम अपने खुद से डायलॉग करते हैं, और वो बहुत एक्टिव स्टेज होता है, डिबेटिंग विथ वन सेल्फ। एंड आइसोलेशन में हम अपने से भी डायलॉग नहीं कर पाते हैं। दैट इज हमारा, हम विलिंगनेस ही हमारा खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और हम मोरल जजमेंट की कैपेसिटी हमें खत्म यदि हो जाए, जो आप याद करो जॉन रॉल का, कि वो जो है रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, कैसे जो है आप रिकंसाइल करते हो एक मोरल थॉट जो आपको किताबों में पढ़ाया जाता है, और जो मोरलिटी या एथिक्स आप घटते हुए देखते हो अपने निजी जीवन में, उसी तरीके से जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन
में हर आदमी को जज बनना पड़ता है। हर दिन आप दर्जनों जगह पे जज बनते हो, तो जज करने की कैपेसिटी यदि आप लूज कर जाओ, तो तब जो है आप जो है मशीन बन जाते हो, तब आप एटॉमिस्टिक मास इंडिविजुअल बन जाते हो, मास सोसाइटी का एक जस्ट पार्ट, आप रैबल बन जाते हो। सो जज करने के लिए हमको टू विल होना चाहिए कि हम जज कर सकते हैं, और उसको वो होने के लिए जो है आपको फ्रीडम चाहिए, आपको वो प्लेटफॉर्म चाहिए, पब्लिक स्फेयर चाहिए, पब्लिक रियल्म चाहिए, जहां आप एक्शन कर सकते हैं। और यही सब लू जब टोटलिटेरियन जो होता है, तो आइकमैन जैसे जो है इविल पैदा होते हैं, जो एज सच जो है वो बैनल है। बैनल का मतलब है उसमें कोई खास बात नहीं है, उनको देख के कुछ नहीं लगता कि ये कोई क्रिमिनल है। बैनल, एकदम ऑर्डिनरी, नथिंग। जैसे कि हम डाकू को देखते हैं और ऐसे गब्बर सिंह देखते हैं, नो, नॉट लाइक दैट। सो यदि क्रिटिकल असेसमेंट देखें हम इनका, प्लस से यदि आप देखो तो टोटलिटेरियनिज्म को इन्होंने जिस तरीके से समझा, वो फर्स्ट टाइम ऐसा समझना था। और आज भी टोटलिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म के बीच जो हम डिफरेंस करते हैं, वो इनके ही थॉट से आता है। जो इनका क्रिस्टलाइजेशन का थॉट है एंड उसके फीचर्स हैं, वो पाथ ब्रेकिंग थे। देन जो इनका जो कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स एज एन एक्शन, एक्शन एज पावर टू क्रिएट समथिंग न्यू, को क्रिएशन इन पब्लिक स्फेयर, ये बहुत ही नायाब तरीका था लाइफ को देखने का, कि लेबर, वर्क, एक्शन, और आप उससे रिलेट कर सकते हो। देन फिनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म को तो इन्होंने जो है पावर, ऑथोरिटी, विलिंग, जजमेंट, फ्रीडम, इससे जो है उन्होंने रिलेट किया। इविल होने का मायने क्या है, द फिनोमेना ऑफ इविल, हाउ यू परसीव द फिनोमेना ऑफ इविल। तो इस तरीके से उन्होंने काफी उसको यूज किया डे टू डे लाइफ में, फिनोमेनोलॉजी को। एंड जो 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 इनका जो मेन ये था कि एज ए ह्यूमन हमें कैपेसिटी होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग की। एज ए ह्यूमन हमें कैपेसिटी होनी चाहिए एक्शन की। हमें कैपेसिटी और फ्रीडम हमें मिलना चाहिए कि पब्लिक स्फेयर में जाके स्पीच डायलॉग से अपने को सिटीजन या को ह्यूमन एज ए इक्वल उनके साथ मिलके हम कुछ क्रिएट कर सके, हम दुनिया बदल सके। और यदि ये फ्रीडम हमसे छीन ली गई, तो लाइफ जो है हमारा लेबर लाइफ हो जाएगी, मतलब एनिमल लाइफ हो जाएगी। दैट वाज बेस्ट पार्ट ऑफ अवर थॉट। लेकिन इनमें कुछ जो यदि हम क्रिटिकल होके देखें कि इनमें माइनसेस क्या हैं, तो जो ये बैक जाती हैं ग्रीक पॉलिस में, खास करके पब्लिक वर्सेस प्राइवेट जो है, जो कि बहुत ही टची है वुमेन के लिए। प्राइवेट रियल में हायरार्की है, इनइक्वलिटी है, और उसको जस्टिफाई करना। पब्लिक रियल में तो वुमेन को तो कोई जगह नहीं थी, तो उसके बारे में क्या सोचना। तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, और वहां पे डेमोक्रेसी क्या थी, वो वी ऑल नो किस टाइप का था, कितने कम लोग सिटीजन थे, वेल्दी एंड ऑल। तो उनका जो सिविक रिपब्लिकनिज्म दिखता है, वो वेल्दी लोगों के लिए है, इलीट लोगों के लिए है, मासेस के लिए नहीं दिखता है। एंड जो सोशल को जो इतनी बुराई करती है, द राइज ऑफ द सोशल, सोशल कोलोनलाइज कर लेता है सोसाइटी एंड ऑल। सोशल क्वेश्चन से जो है रिवॉल्यूशन खत्म हो जाती है। दैट आई डोंट नो क्यों इनको इतनी ज्यादा जो घृणा है सिविल सोसाइटी या सोशल से, ये एक बात भी आता है। और क्यों इतना ज्यादा जो इकोनॉमिक नेसेसिटी है या जो सोशल राइट्स हैं, वो क्यों इतना कम वो तवज्जो देती हैं, इतना ज्यादा केवल पॉलिटिक्स को, या इवन जो गुड पॉलिटिक्स को भी इतना क्यों देना। क्या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लाइफ में। तो ये सारी बातें, और खास करके वो जो बात हो रही है पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेटिक की बात करती है, वो बहुत इलिटिस्ट जैसा दिखता है। इसके अलावा उनकी बैनलिटी ऑफ इविल भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्या मतलब इविल होने के लिए, मतलब इविल नहीं है क्या कोई, यदि 17 मर्डर करता है और आपसे लिफ्ट में मिलता है, दाना वैसा नहीं दिखता है, तो क्या वो क्रूएल नहीं है क्या? क्या उसके चेहरे से हम क्रूएलिटी देखेंगे, या उसकी जो पूरी डीड है वो कितना क्रूएल है? इस पे काफी बहस हो सकती है। So dear student, these are the references you can see, और आप पढ़ भी सकते हो इस। So dear student, thanks for watching. Of course ये थकाने वाला एक्सरसाइज था, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिले हैं। आप यदि इसको देखो तो यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी सब के लिए आपको फायदा होगा। यदि आप जानना चाहते हो कि यूजीसी नेट की कब से जो है फाउंडेशन बैच शुरू हुई, जो फर्स्ट बैच ऐसा होगा 1 अगस्त से,
और थर्ड बैच सीयूईटी पीजी फाउंडेशन बैच 1 सितंबर से होगी। यदि आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो याद रखो वेबसाइट paulsciencehelp.in, ईमेल याद रखो paulsciencehelp@gmail.com, एंड टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp, एंड ट्विटर @paulsciencehelp। POLSC हेल्प यदि आप दोगे तो आपको हर जगह यही मिलेगा। इवन आप गूगल पे लिख के देखो पॉल साइंस हेल्प, आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और यदि आप सीएससी प्रीलिम्स या सीएससी टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो जो अभी फ्री है, तो आप मेल करो अपनी इंटरेस्ट इस मेल आईडी पे, अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप बन सकते हो फ्री टेलीग्राम ग्रुप ऑन सीएससी, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज फ्री मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम आई विल गाइड यू फॉर फ्री। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बाय, एंजॉय द